भारत का बजट देश के सामने आ गया है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और भारत सरकार में मंत्री सुकांतु मजूमदार जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ जरा मंत्री जी का स्वागत किया जाए। सवाल मेरा आपसे पहला ये है सर कि ये बजट आया है और बजट की बारीकियों पर बात करने की बजाय, नंबर्स और आंकड़ों पर बात करने की बजाय, हमला इस समय सरकार पर बजट को लेकर पॉलिटिकल हो रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं भेदभाव कर दिया है राज्यों के साथ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ये सवाल उठा रही हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ भी भेदभाव हो गया। तो आप किसके साथ हैं, अपनी पार्टी और सरकार के साथ या अपने प्रदेश बंगाल के साथ? देखिए, पहली बात यह है कि बजट जो होता है, बजट पूरे देश के लिए बजट होता है। दूसरी बात यह है कि आदरणीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने क्लियरली बताया कि हमने 2 राज्य का नाम अलग से लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन विषय ये है कि हमारे विपक्ष क्या बोल रहे हैं कि 2 राज्यों को देखा गया, 2 राज्यों को देखा गया। तो अगर वो पॉलिटिकली बोल रहे हैं तो मैं इसका जवाब पॉलिटिकली देना चाहूंगा। क्या दीजिए? हम तो फिर भी 2 राज्यों को देख रहे हैं, आप तो एक परिवार को देखते हैं। आपकी जब सरकार रहती है, कांग्रेस की जब सरकार रहती है, तो गांधी परिवार के अलावा आपके बजट में कुछ रहता नहीं, उससे ही कि क्या लाभ मिलेगा मिलता है। तृणमूल कांग्रेस की जब सरकार बंगाल में है, जो सरकार है वो भी एक परिवार की सरकार है। डीएमके की सरकार परिवार की सरकार है। तो अगर तर्क के खातिर कुछ समय के लिए मैं मान भी लूं कि 2 राज्यों को देखा गया, फिर भी तो 2 राज्य देखे, 2 राज्य के बहुत लोग हैं। लेकिन ये पूरा दुष्प्रचार है, क्योंकि देखिए बंगाल 2 राज्य के लोग, और ये 2 राज्य के लोग, हिंदुस्तान में आबादी 15%, और इन्हीं 2 राज्यों का नाम बजट में बार बार सुना गया। और 2 राज्य भी कौन से? 2 राज्य वो जिनकी वजह से बीजेपी जो इस समय 240 पर है, वो 272 वाला आंकड़ा पार कर पा रही है। तो मतलब अभी तक तो विपक्ष ये कहता था कि साहब देखिए ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार, ये कमजोर सरकार। तो बजट के जरिए तो आप लोगों ने खुद ही विपक्ष के हमलों को एक तरीके से स्वीकार कर लिया। आपने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार जो है वो सहयोगियों के भरोसे सरकार है, इसीलिए सहयोगियों को खुश करने के लिए उनको देना होगा। बिहार आंध्र। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 2 राज्य का नाम लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर बजट को आप बारीकी से देखेंगे जी, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया है जॉब क्रिएशन के ऊपर, सबसे ज्यादा जोर। तो जो नए जॉब मिलेंगे उनको सरकार जो सहूलियतें देने की बात किया, सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपीस की फंड एजुकेशन से लेकर नए जॉब क्रिएशन के ऊपर सरकार ने तय किया है। तो ये जो सरकार ने किया है, अब नए जॉब क्रिएशन जो जब होगा उसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा, जहां पे ऐसे नए लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे और इन्वेस्टमेंट के द्वारा नए लोगों को जॉब मिलेगा। अगर वहां पे आप एडिशनल मैन फोर्स लेते हैं, लोग लेते हैं, तो उसके लिए जो पीपीएफ है उसमें भी सरकार आपको रीइंबर्समेंट देगी। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। अब जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, अब सुकांतु दादा, मतलब ये रोजगार वाले मुद्दे पर भी जॉब, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं, और इसी जॉब को लेकर विपक्ष घेराबंदी करता था, इसी जॉब को लेकर, बेरोजगारी को लेकर पूरा 24 चुनाव लड़ डाला विपक्ष ने। और इसी जॉब को लेकर विपक्ष जब आपको आंकड़े दिखाता था तो आप लोग कहते थे नहीं नहीं सब ठीक है, हमारे आंकड़े देखो, कोई बेरोजगारी नहीं है, यही कहते थे ना। अब आप बेरोजगारी भी कबूल कर रहे हैं और वो जॉब भी, जो अभी तक सरकार कहती थी कि आप रोजगार नौकरी में फर्क समझें, अब आप बेरोजगारी दूर करने के लिए भी वही विपक्ष जो कहता था नौकरी दो, आप रास्ता भी नौकरी वाला तलाश रहे हैं। मतलब आप तो बिल्कुल जो विपक्ष कह रहा था उसी रास्ते पर आ गए। ये आपकी कमजोरी है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि ईपीएफओ का डेटा, जो प्रोविडेंट फंड का डेटा, वो दिखलाता है कि हमारी सरकार के समय में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ है इन कंपैरिजन टू द यूपीए रिजीम। लेकिन जॉब क्रिएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब आज की बात छोड़ दीजिए, विवेकानंद के समय सोच लीजिए। सर आज ही की बात कीजिए ना ना, उस समय भी विवेकानंद को ठाकुर रामकृष्ण देव ने भेजा था कि उसको स्वामी विवेकानंद को नौकरी नहीं मिल रहा था। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव ठाकुर के पास गए कि मुझे नौकरी में नहीं मिल रहा है। तो विवेकानंद को बोला जा माँ के पास जाके मांग ले। तो स्वामी विवेकानंद गए, मांग नहीं पाए। एक घटना है उनकी जीवन की। तो जॉब हमेशा, आपका पॉपुलेशन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, माने ये समस्या चली आ रही है, ये समस्या चलती रहेगी। हमारी सरकार भूल जाए, हमारी सरकार पहली सरकार है जिन्होंने इसको एड्रेस किया। ये सरकार की समय अगर ईपीएफओ डेटा अगर देखे, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुआ है
ईपीएफओ में जो सर डेटा तो कौन कौन सा नहीं देख पाए। अब सीएमआई का डेटा देख लीजिए, उसके बाद आप आरबीआई का डेटा देख लीजिए। वो डेटा क्या बताता है? 64 करोड़ आबादी के पास काम है। और काम किसको माना जाता है? हफ्ते में 1 घंटा अगर आप काम कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आपके पास काम है। साल में 30 दिन अगर आप काम कर रहे हैं तो माना जाएगा, गिना जाएगा आपके पास काम है। अच्छा, और इसके आगे बताती हूं मैं आपको, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा सर, और प्लीज बताइएगा अगर मैं गलत बता रही हूं। ये जो 64 करोड़ की आबादी है, इसमें वो सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं जिन्हें तनख्वाह मिल रही है, मतलब जिन्हें महीने के आखिर में तनख्वाह मिल रही है। 64 करोड़ वैसे तो काम है, लेकिन जिन्हें तनख्वाह मिल रही है वो सिर्फ 12 करोड़ है। और उनमें भी जिनके पास सरकारी नौकरी है, ऐसी आबादी महज 1.5 करोड़ है। तो सर घूमकर तो वहीं पर आ गए ना जिस मुद्दे को विपक्ष उठाता था, नौकरी दो नौकरी दो। अब आप नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नौकरी, जॉब क्रिएशन ऑलवेज सब सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज रहा है। ये तो हम हमेशा रहता है। Okay. तो हमारी सरकार इसमें लगी हुई है, इसमें हमें सफलता भी मिली है। और इस बजट में अगर देखेंगे, ऐसे प्रावधान रखे गए, पहले जो 2-3 पॉइंट आदरणीय हमारे फिनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बताया, उसमें देखेंगे तो इसमें पूरा जोर जॉब क्रिएशन के ऊपर दिया गया। और इसके द्वारा हमें आशा नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसके द्वारा नए जॉब क्रिएशन होंगे। हमारा यूथ पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन तो एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर बजट पे और छोड़ दीजिए, आप सिर्फ रोजगार की बात कीजिए। और रोजगार में नौकरी जो सरकार ने रास्ता अपनाया है, एक तो ये स्वीकार कर लिया सरकार ने बेरोजगारी है, एक तो ये स्वीकार कर लिया सरकार ने कि रोजगार का मतलब नौकरी होता है, आपको नौकरी ही देनी होगी। और तीसरी बात ये कि सरकार जो कहती थी कि भाई बिजनेस के अंदर सरकार रहे, वो सरकार का बिजनेस नहीं है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव भी सरकार दे रही है। मतलब एक के बाद एक मुद्दा, सिर्फ एक बेरोजगारी का, और सरकार के यूटर्न यहां पर कितने नजर आते हैं इस बजट के अकॉर्डिंग? 3 मतलब प्राइवेट सेक्टर सरकार नौकरी दे लोगों को, उसके लिए भी सरकार का इंटरवेंशन जरूरत पड़ रहा है। सर कितने यूटर्न? देखिए, पहली बात है कि जितने टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, जितने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन पावर डिक्रीज होगा। इस बीच में थोड़ा ऐसा रिलेशन है। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। ये आप पूरे दुनिया के हिसाब से देख लीजिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जितना बढ़ा है, यूज ऑफ मैन पावर वहां पे घटा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि तकनीक बढ़ती जाएगी तो नौकरियां घटती जाएंगी? नहीं, इसके लिए सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा ना, इसीलिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। हाँ। सरकार प्रोत्साहन दे रही है ना, एआई आ रहा है अभी, अब नए चीजें आ रही है, तो सरकार, तो दूरदर्शिता नहीं थी सरकार के पास। मतलब पहले तो हम यही सुनते थे कि साहब डिसइन्वेस्टमेंट, बिजनेस में सरकार का कोई बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस वाले अपने आप करेंगे, मैक्सिमम क्या गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। यहां तो प्राइवेट सेक्टर से नौकरी दिलाने के लिए भी सरकार इंटरवीन कर रही है। सर सरकार ऐसी काम कर रही है जिसके द्वारा जॉब क्रिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़े। तो सरकार का काम ये है ना, एक सिस्टम, इकोनॉमी एक लिविंग सिस्टम है, आप ये चलता जाता है। आपको जो एक के बाद आप जो एक्शन लेते हैं, उसका जो नीट परिणाम आता है, जो फल आते हैं, उसके ऊपर आपको फिर से उसको रिवाइज करना पड़ता है। हमारी पता है विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है ये कट कॉपी पेस्ट, लेकिन इन्होंने नकल की और बिना अकल लगाए, क्योंकि वो इंटर्नशिप वाली जो आप योजना लेकर आए हैं, उसी तरीके का वादा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। राहुल गांधी भी जाकर कह रहे थे कि हम इंटर्नशिप करवाएंगे। देखिए, 8,500 रुपए राहुल गांधी जी तो उस समय खटाखट बैंक की बात कर रहे थे। अब कितने महिलाएं उधर लाइन दे रही हैं। हाँ। मैं तो सारे महिलाओं को बोलूंगा जिन्होंने राहुल गांधी जी को वोट किया है कि सब कांग्रेस मुख्यालय में आ जाए और लाइन दे दे, पैसा मिल जाएगा उनको। आप खटाखट नौकरियां दे रहे हैं? देखिए, खटाखट इस दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। इस दुनिया में आपको जो भी करना है उसके लिए आपको पॉलिसी निर्माण करनी पड़ेगी। पॉलिसी तैयार हमारी सरकार ने किया है, उस पॉलिसी को आगे इंप्लीमेंट होगा। और मैं ये मानता हूं, एक नॉट एज ए पॉलिटिशियन, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप बोल सकते हैं कि जो भी आप इंप्लीमेंट करते हैं उसमें बार बार आपको रिव्यू करना पड़ता है। समय के साथ उसका जो फीडबैक या रिजल्ट आता है उसमें सुधार करनी पड़ती है। तो ये नॉर्मल वे है। इसमें भी मुझे लगता है सुधार करना पड़ जाएगा कि वो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर 500 कंपनियां हैं। तो मतलब ये नंबर तो सर अगर कैलकुलेट करो तो ये पता नहीं कहां पर जाकर बनता है ना। और विपक्ष इसको कह रहा है ये कॉर्पोरेट अग्निवीर तैयार कर रहे हैं। 500 कंपनियों के अंदर ये लोग जाएंगे और ये अपना
इंटर्नशिप करेंगे। हाँ। तो इसके लिए तो वो इसके लिए- एक कंपनी में सालाना 20 लाख हो गया ना, 1 करोड़ 5 साल, सालाना 20 लाख हो गया। अब 20 लाख और कंपनियां 500 हैं, तो वो एक कंपनी में आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो 20-20 हजार बन जाता है। तो ठीक है, उसमें अगर संख्या ज्यादा होती है तो सरकार उसमें सुधार लाएगी। सुधार लाएगी, समय के साथ साथ सुधार लाना पड़ता है। अगर उसमें दिक्कत हो रहा है, देख रहे हैं हम, तो उसमें हम उसको सुधार के नए चीजों को लाएंगे। अब आपने सुधार की बात की सर, एक तो कल सुप्रीम कोर्ट से जो साफ हो गया कि रीनीट नहीं होगा, है ना, इसमें मुझे लगता है जो सरकार कह रही थी एक तरीके से उसी बात पर अदालत की मोहर लग गई है, उस विवाद को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एनटीए और एनटीए में सुधार, ये तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इसको लेकर अभी तक क्या सोचा, कोई कदम उठाया? देखिए, पहली बात यह है कि हमारा विपक्ष जिस तरीके का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली राहुल गांधी जी, हमारे पश्चिम बंगाल के टीएमसी के जो लोग नेता हैं, वो ऐसे माहौल को करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, कुछ नहीं रहा, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम को, भारत का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन बाद में क्या, खुदा पहाड़ निकला चूहा, जैसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग, तो वही निकला। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब माफ कीजिएगा, माफी के साथ, है ना, ये नीट का ही पीजी वाला एग्जाम, ये तो खुद ही टालना पड़ा ना सर। इसके अलावा सर वो दूसरा वो जो यूजीसी वाला होता है, नेट वाला एग्जाम, ठीक है ना, यूजीसी नेट, हाँ यूजीसी नेट, उसको रद्द करना पड़ा सर। ये तो 2 हाल के मैं आपको गिना रही हूँ। और इससे पहले सर किस तरीके से ये एनटीए, क्योंकि आपने यहाँ पर कह दिया खोदा पहाड़ निकला चूहा, यहाँ बहुत से युवा बैठे हुए हैं सर जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके सामने अगर आप ये दलील देंगे खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो तो नहीं चलने वाला है। और अगर एटीट्यूड ही रहेगा तो फिर सुधार कैसे करेंगे? नहीं, सुधार के लिए तो हम तैयार है, लेकिन आप पहले ही हाई तौबा मत करिए ना, पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, कोर्ट के सामने आप क्या रख पाए पेपर? एक ही एफआईआर हुआ है बिहार में, हजारीबाग वाला, बाकी कुछ नहीं आया। कोई वही एक ही एफआईआर एक ही है, पटना हजारीबाग एफआईआर एक ही है, ओके, एफआईआर एक ही है, और ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड पेपर नहीं। हम भी देखना चाहते थे ना, ऐसी नहीं कि सरकार तो हर तरीके से तैयार है, इन्वेस्टिगेशन हो, जो दोषी है, जो गिल्टी है, उसको बिहाइंड द बार जेल पहुंचाया जाए, सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आप अगर सिस्टम में सवाल खड़ा करें, ओके, हमारा विपक्ष का क्या है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि पश्चिम बंगाल का ओबीसी रिजर्वेशन जो दिया गया, इट्स इलीगल। ममता बनर्जी क्या बोली, हमारा अपोजिशन, हम मानेंगे नहीं, वो तो अलग है, मानेंगे नहीं अलग बात है, आप कोर्ट को नहीं मानेंगे फिर भी मैं समझ सकता हूं। दिस इज द जजमेंट ऑफ बीजेपी। आप अगर इंस्टीट्यूशन को इस कलर से रंगेंगे कि बीजेपी का जजमेंट है, तो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसका विश्वास रहेगा? ऐसे आप हमारी भ्रम फैलाता है, एकदम पूरा भ्रम। एग्जामिनेशन सिस्टम पर आप सवाल उठा रहे हैं यार, सिस्टम हमने आसमान से नहीं लाए, नीट आपने 2010 साल में आपने तैयार किया था ना, एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं, एनटीए तो आपके समय आया। एनटीए एक एजेंसी है, एजेंसी सरकार बनाती है। अभी ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में ये निबंधित कंपनी है, तो इसको हमने दायित्व दिया। इसमें सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, सुधार तो बता दीजिए ना, सुधार आगे बढ़ूं फिर मैं। सुधार के लिए सरकार हमेशा ओपन माइंडेड है, सारे सुझाव हम ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं सब, सबसे सुझाव लेंगे। सोच विचार चल रहा है, चलता है सोच विचार, कंटिन्यूअसली चलता है, देश सोच विचार से ही चलता है। बहुत सारे लॉ हमने जो लाए, हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने लाए, उसका चेंज परिवर्तन हुआ, लेकिन ये अच्छा लगा मुझे सुनकर वैसे कि सोच विचार से चल रहा है, क्योंकि विपक्ष तो ये हमला करता रहा ना कि साहब यहाँ तो देश में कानून इतने बन गए कि सोच विचार तो दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा तक नहीं की। विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, जो ममता बनर्जी जो हमारे ऊपर नीट को लेकर बात बोले, उनके एक एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, मालूम है आपको? जेल में बंद है जो एक एजुकेशन मिनिस्टर है, जो उसके बाद जो इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, उनके गर्लफ्रेंड के बोलने में हमें शर्म आती है। एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसकी उम्र 60 से ऊपर है, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से लाखों की करोड़ों की संपत्ति की कैश बरामद की गई। ये बंगाल का कल्चर है, और वो सवाल उठा रहे हैं हम पर। उसमें तो उनके तो मोरालिटी नहीं है सवाल उठा पाए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था बंगाल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में। पर ममता बनर्जी तो इसी मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं। अब बजट को ही लेकर वो कह रही हैं देखो ये कैसे भेदभाव कर रहे हैं। अब ये बजट में दार्जिलिंग के लोगों को भूल गए, अब ये बजट में कालिम्पोंग के लोगों को भूल गए, अब ये सिक्किम की बात कर रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी हाँ जी, क्या है, वो होलिस्टिक सोच नहीं रखते। ओके, मैं अभी आपको डेटा दे दूंगा। तो ममता बनर्जी की लास्ट ईयर की एजुकेशन की अगर आप बजट देखेंगे, 5,000 करोड़ रुपया आपने दे दिया मद्रासा एजुकेशन पर।
मदरसा। हाँ, मदरसा में। बाकी जगह में पैसा नहीं है, किसमें 20 करोड़, किसमें 10 करोड़। इट्स अ काइंड ऑफ अपीजमेंट। आप बताइए, ममता बनर्जी को पूछिए तो, अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर सिक्किम में तीस्ता रिवर के फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, सुधार करने की कोशिश करेगा, इसका लाभ क्या सिक्किम को मिलेगा? क्या जियोग्राफी पढ़ने के लिए बोलिए ममता बनर्जी को, तीस्ता कहाँ आता है? जलपाईगुड़ी बचेगा, पूरे उत्तर बंगाल के सारे नदियां बचेगी। तो आप उत्तर बंगाल को भूल रहे हैं। तो ममता बनर्जी अगर खुद अपने राज्य के उत्तर बंगाल को भूल रही है, आपने हॉलिस्टिक वाली अप्रोच की बात की कि साहब ममता बनर्जी हॉलिस्टिक सोच नहीं रखती हैं। अब उनकी हॉलिस्टिक सोच की अगर बात करेंगे सर, फिर तो वो सोच जो है हॉलिस्टिक टीएमसी के मुताबिक तो वो बाउंड्री पार, बॉर्डर पार चली जाएगी। इंटरनेशनल पार्टी बन गई ना, इंटरनेशनल। वो तो कह रही है कि बांग्लादेश में कोई दिक्कत होगी, कोई बात नहीं जी, मेरा राज्य है, आ जाओ। नहीं, ये तो सिर्फ एक ही चीज है, टीएमसी, तो हॉलिस्टिक अप्रोच है ये। टीएमसी का नेशनल पार्टी का तकमा चला गया। अच्छा, इसलिए वो इंटरनेशनल हो गई। दो घटनाएं बताता हूँ इंटरनेशनल कैसे हो गई। इस बार पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन किया टीएमसी के एक कैंडिडेट ने, जो उस समय दुबई में था। अच्छा, ये प्योरली इंटरनेशनल मैटर है। दुबई में रहते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन कर दिया, पर्चा भर दिया। इतना इंटरनेशनल पार्टी शायद कांग्रेस भी इतनी सालों में बन नहीं पाई, जो टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने जो बनाया। दीदी सुन रही होंगी। हाँ, दीदी को सुनना भी चाहिए। ऐसे हिंदी वो ज्यादा बोल नहीं पाती, समझती तो है। और क्या, तो दीदी को सुनना चाहिए। और उनको चैलेंज भी करना चाहिए कि हाँ, एक गलत बोल रहा है सुकांत मजूमदार, वो नहीं बोल पाएंगे। वो अभी बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में, बंगाल में कहावत है कि गाय माने ना अपनी मोरल, मतलब गांव नहीं मानता है आपका सरपंच, आप खुद सरपंच बने फिर रहे हैं। अच्छा। तो बांग्लादेश में जाके बोला, बांग्लादेश में जिसकी समस्या है इधर आ जाए, हमारा द्वार खुला हुआ है। क्योंकि दीदी समझ गई है कि रोहिंग्या को लाएंगे, बांग्लादेशी मुस्लिम को इन्फिल्ट्रेशन कराएंगे तो मेरा तो टाइम खत्म है, भतीजा बैठेगा मेरे चेयर में, वो जुग जुग तक जैसे बक्सा जाएंगे। ये तो नए मोनार्क बन गए हैं बंगाल के उनके भतीजे। मतलब आप कह रहे वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो इस तरीके एकदम वोट बैंक। अब बांग्लादेश ने चिट्ठी लिख दी, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बोल दिया, अरे इट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य भी ऐसे भी करते हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स की सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कर देते हैं। केरला की बात कर रहे हैं अब नाम देने में आप जानते हैं, आप तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन, मैं उतना नॉलेजेबल तो है वो नहीं। खबरें आप बता रहे हैं यहाँ पर और नॉलेज आप मेरी बता रहे हैं। तो वो लोग कैसे कर रहे हैं, संविधान में तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हिला के आते थे शपथ लेने के समय। आप केरला वाले एमपी लोगों को बुला के बोलिए, संविधान तो आप बहुत हिलाया, अब थोड़ा पत्ता भी हिलाइए, पत्ता खोल के दिखा दीजिए कहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स आता है, आपके इख्तियार में आता है कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स कोई सेक्रेटरी कर सकते हैं। लेकिन सुकांत दादा, इतने आक्रामक तेवर आपके, और पूरे चुनाव भर हमने देखा, हम फॉलो भी करते थे आपको, आपकी बातों को, आपके बयानों को। मतलब आपने तो यहाँ तक कहा था कि बस एक सीट भी ज्यादा आ जाएगी ना अगर बीजेपी की, तो 26 तक ममता दीदी तो सरकार नहीं चला पाने होती, अगर एक ज्यादा ला पाते हम। लेकिन ये हुआ क्या? मतलब ये तो एकदम फ्लॉप शो, और वो भी आपके नेतृत्व में। अभी भी आप ही है ना प्रदेश नहीं, मैं अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इतनी अच्छी पार्टी मिली, इतनी मतलब बढ़िया तरीके से ग्रो करती हुई पार्टी मिली, 21 में आपको कमान मिली और आपने 24 में यहाँ तक पहुंचा दिया, इसीलिए आप टारगेट पर हैं। देखिए, 21 में जिस समय मुझे पार्टी मिली थी, हाँ जी, उस समय पार्टी 21 में चुनाव हारने के बाद, उस समय पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर इतना, लेकिन 3 से 77 कहाँ पहुंची थी, है ना? वही वाली हार कह रहे हैं ना? क्या 3 से 77 वाली? 3 से 77 पहुंचे, लेकिन उस समय हमारा टारगेट था 200। तो कार्यकर्ता सोच लिया कि हाँ 200 ही मिलेगा, इतने डिमोरलाइज्ड हो गए। और इस एक के बाद एक हिंसा की घटना, जो आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो लोग। इतने हिंसा की घटना घटी, पार्टी उस समय लगभग बहुत पीछे चली गई थी, लगभग खत्म होने के कगार पे थी। उस समय अगर आप कोई सर्वे वगैरह करते तो आता आपको कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3, 4, 5 सीटें जीत सकती थी, ऐसी हालत थी। उत्तर बंगाल में 2-4, तो फिर वो 42 में से 35 जीतेंगे या फिर पिछली बार से तो ज्यादा जीतेंगे, वो सब जुमले थे। तो क्या बोलना चाहिए था, 10 जीतेंगे, मतलब जुमला था फिर वो। नहीं, जुमला नहीं, आपको टारगेट हमेशा से ऊपर सेट करना चाहते हैं। मैं तो बचपन से यही सुनते आया हूँ, मेरे माताजी बोलते थे कि तुम अफसर होने के बारे में सोचो तो चपरासी तो बनोगे कम से कम। तो यही टारगेट होना चाहिए, आप टारगेट ऊंचे रखिए ना। अगर ऊंचा टारगेट रखेंगे तो कहीं तक तो पहुंचेंगे, 12 तक तो पहुंचे। वो टारगेट था, मतलब रियलिस्टिक नहीं, बस वो टारगेट था। और दूसरा बात है, देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स आप यहाँ बैठ के समझ ही नहीं सकते। अच्छा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 13 राउंड तक, इस बार इलेक्शन का मैं बोल रहा हूँ, मैं पीछे था, ठीक है।
उसके बाद से काउंटिंग 7 बजे तक, सारा काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, 7 बजे तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा है। विक्ट्री मार्जिन तो घट गया आपका पिछली बार। नहीं, हाँ घटा है। हाँ। सुनिए ना कैसे इलेक्शन होता है, थोड़ा एक बार पूरे देश के लोगों को एक बार जानना चाहिए। मैं 10,000 वोटों से आगे हूं उस समय, हमारे कैलकुलेशन से 18 और प्रशासन बोल रहा है कि 10 से आप आगे हैं। ममता बनर्जी बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर, इतना कैसे पॉलिटिक्स होता है वहां पे, कलकत्ता से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि सुकांतो मजुमदार हैज लॉस्ट इट। अच्छा, ओके, ठीक है, पहले ही कर दिया उन्होंने, पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया। डीएम उसके बाद से जिस अगले 2 राउंड में हम लीड में गए। तो वो भी अपना लक्ष्य तय कर रही है ना। वो क्या नहीं, कहेंगी, सुकांतो जी जीत गए? नहीं, वो अनाउंस, आप रिजल्ट नहीं होने से पहले कैसे कर सकते? डीएम रिजल्ट अनाउंस करना बंद कर दिया। ओके, डीएम रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा था कि आप 14th राउंड का क्या रिजल्ट है, 15th का क्या रिजल्ट है। मेरे अपोजिट में जो कैंडिडेट है टीएमसी के, उनके भाई जो काउंसिलर है, जो चेयरमैन है म्युनिसिपैलिटी का, रूल्स के अनुसार वो घुस नहीं सकते, अंदर घुस ये बिल्कुल वैसी बातें आप लोग नहीं करते। मतलब जो भी पार्टी हारती है वो इसी तरीके से दूसरी वाली पर ब्लेम करती है। मतलब यहाँ पर नॉर्थ में हमने देखा, इस बार तो चलिए बहुत बढ़िया कर लिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर पूछिए। लेकिन हाँ वही ना, जहाँ वो हारते हैं वहां पर वो कहते हैं कि साहब बीजेपी मैनेज कर लेती है, बीजेपी ने हरवा दिया। पिछली बार का मुझे तो याद है, 2024 नहीं 2019, वो मेरठ को लेकर कैसे पूरे के पूरे 19 से लेकर 24 तक मेरठ सीट को लेकर वो कहते रहे हम तो जीत रहे थे जी, प्रशासन ने हरा दिया। फिर जब आप ये कहते हैं सर, तो आप भी कहीं ना कहीं वही सिस्टम, वही जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते? मतलब विपक्ष की राजनीति ऐसी होती है क्या? जैसे देश में विपक्ष राजनीति कर रहा है, वैसे बंगाल में आप विपक्ष में आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हम इंस्टीट्यूशंस पर ऐसे ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं 2 बार का एमपी हूं। जब मैं पहली बार एमपी चुना गया, आप पूछ लीजिए ना, कोई भी सांसद से पूछ लीजिए, दिशा बोल के एक मीटिंग होती है ना, बंगाल में कितनी बार हुई? मेरे साथ एक भी बार नहीं हुआ। 5 साल मेरा बीत गया, एक भी दिशा मीटिंग नहीं होता। आप पहली बार मैं जब एमपी बना था, डीएम मुझसे मिलता नहीं था। आप जाएंगे, मैं मंत्री हूं, अब मालूम नहीं, मैं तो बहुत बार फेस कर चुका हूं। मैं किसी जगह में जा रहा हूं जहां पे आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, कुछ तो प्रोमोटी आईपीएस है जो WBCS मतलब वेस्ट बंगाल कैडेट से मतलब बीसीएस, उठते खड़े भी नहीं होते एमपी को देख के। एमएलए को प्रशासनिक बैठक में बुलाया नहीं जाता, एमएलए एमपी को। मुख्यमंत्री मेरे इलाके में जाते हैं, कभी मुझे नहीं बुलाया। तो मतलब बंगाल में भी लड़ाई लंबी है। 26 में चुनाव है, लड़ाई तो लड़ेंगे, 26 में चुनाव है। मुझे लगता है कि जनता इस जगह से निकलेगी। और बंगाल में हमेशा और किसके नेतृत्व में? बीजेपी में नेतृत्व किसका होगा? मोदी जी का नेतृत्व। राज्य में अध्यक्ष तो पार्टी तय करेगी। नाम कोई आपकी पसंद का, जिसको आपको लगता है कि ये बेहतर काम कर सकते हैं? दिलीप घोष जी दोबारा मौका? देखिए, नाम हम बाहर नहीं बोल सकते, ओके, ठीक है, लेकिन विषय ये है कि पार्टी बंगाल में जगन्नाथ जी का रथ है। रथ तो गुंडीचा मंदिर तक जाएगा ही, रथ सारथी जो भी बने, ठीक है। और गुंडीचा मंदिर तक जाना अगर देखा जाए तो सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बीजेपी के स्टेट में बंगाल में वो दिलीप घोष है। अभी तक तो वही है, क्योंकि उनके समय 18 सीट मिली थी हमें, है ना, वही, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं, बंगाल से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। सिक्किम की भी बात हमने कर ली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की भी जिम्मेदारी आपके पास है। मणिपुर मुझे लगता है उस पर भी आपको जरूर एक रिएक्शन देना चाहिए, खासतौर से तब जबकि हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बयान सुना और उन्होंने भी फिक्र जताई कि देखिए कैसे साल भर हो गया है, लेकिन अगर हालात कंट्रोल में नहीं है तो किसी की जिम्मेदारी, किसी की जवाबदेही तो तय की जाए ना। अभी हालात कैसे हैं? देखिए, सरकार इस विषय में, एक तो हालात या मणिपुर में जो सिस्टम है वो डोनर के अंडर में, अभी वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो स्वाभाविक है, माननीय गृह मंत्री जी इसमें आपको ज्यादा अवगत करा पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मणिपुर में शांति आनी चाहिए। शांति बहाली के लिए सरकार सदा चेष्टा कर रही है, कोशिश कर रही है, सफलता आ रही है, धीरे धीरे आ रही है वो कोशिशें, लेकिन मतलब सफल क्यों नहीं हो पा रही है, यही मेरा सवाल था। अभी राहुल गांधी भी वहां पर होकर आए थे और उनकी तरफ से भी कहा गया कि साहब बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर ध्यान देने की। तो क्या मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार तो ध्यान देने की, पूरी ध्यान सरकार की है, पूरी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है और धीरे धीरे समय आएगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा। 2 कम्युनिटी है वहां पे, आप जानते हैं, मैती है, कुकी है, आपस में उनका 2 कम्युनिटी आपस में जब तक सौहार्द नहीं लाएगी तब तक आप सरकार हो या कोई भी हो कुछ नहीं कर सकता। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार आर्म्स एमुनेशन उद्धार कर रही है, यानी सीज कर रही है। तो कई लोग तो दबी जुबान में क्या खुलकर कहते हैं कि समस्या ही सीएम है वहां पर।
आपने भी सुना होगा ये बात, को ऐसी छिपी हुई बात देखिए वो नहीं है। विषय में मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं, मुझे इख्तियार भी नहीं है बोलने का, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट इज प्योरली अंडर द मतलब इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हमारा काम है डोनर में डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो हम इंप्लीमेंट करेंगे। डेवलपमेंट के लिए शांति चाहिए, शांति होम मिनिस्ट्री करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद ही फिर विकास का काम हो पाएगा, पहले स्थिति तो काबू में आए ना, स्थिति काबू में आ जाए, वो सब हम सब चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। शांति बहुत जरूरी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दोनों कम्युनिटी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आपस में बात करिए और वहां पे शांति लाइए। ठीक है सर, दोबारा बजट पर जरा लौटते हैं। और बजट को लेकर सवाल एक जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि साहब कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट है वो अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होना है, ये जो बजट है वो 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। लेकिन ये नींव कैसे रखी जाएगी, या फिर ये नींव कमजोर नहीं होगी अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा सबका बजट तो घटा दिया है? देखिए ये बजट अमृतकाल की जो आकांक्षाएं है उसकी पूर्ण करने वाली बजट है। इसमें जैसे आप देखेंगे कटौती के साथ नहीं, जॉब क्रिएशन के साथ साथ अलग अलग जगह में ना, जैसे एजुकेशन लोन के बारे में आप शिक्षा से संबंधित बोल रहे हैं, मैं एजुकेशन लोन के बारे में आता हूँ। नहीं मैं वही कह रही, शिक्षा का बजट ओवरऑल तो कम हो गया ना। नहीं वो तो ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए एक टारगेटेड एरिया होता है कि किस एरिया में आप पैसा देंगे। सबसे हम क्रिटिसिज्म सुनते थे कि यहाँ पे एजुकेशन लोन से कम इंटरेस्ट में कार लोन मिल जाता है। हाँ जी। अब 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए 3% में हम एजुकेशन लोन देने का ये सरकार ने इस बार प्रावधान रखा। इससे जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जो अपने टारगेट को या अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इसमें लाभ मिलेगा। आप एग्रीकल्चर की बात, एमएसपी में हमने बढ़ोतरी की कुछ दिन पहले कुछ चीज़ों की, उसके साथ साथ जो हमारा ऑयल सीड्स है जिसमें हम दूसरों पर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, उसमें मिशन मोड में काम होगा। तो टारगेटेड काम होते हैं। उसके साथ साथ सवाल तो ये है ना कि घट गया, मतलब बजट बढ़ना चाहिए। नींव अगर आपको रखनी है विकसित भारत की तो उसके तो कहीं ना कहीं जो स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं, वो शिक्षा होना चाहिए, वो स्वास्थ्य होना चाहिए, और उसी पर अगर हम बजट घटा रहे हैं तो फिर हम क्या दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए शिक्षा में भी टारगेटेड एरियाज में कुछ जगह पे चेंज किया गया है, बढ़ाया है। ओवरऑल आपको लगता है अगर घटा है, अगर आप कभी शिक्षा के ऊपर पूरे डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे, अभी तो समय संभव नहीं है, तब आपको हम बता पाएंगे कहाँ कहाँ पे ये बढ़ाया गया जिससे लोगों में लाभ होगी, और शिक्षा में भी और सारी चीजों में जहाँ जहाँ पर टारगेटेड एरियाज है वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अच्छा, स्वास्थ्य के बजट में ये अच्छा था कि सरकार ने जो कैंसर की दवाएं हैं 3 दवाओं पर, हाँ 3 दवाओं, वो जिस तरीके से उसमें कटौती आएगी कीमतों में, और पिछले अंतरिम बजट में भी मुझे ध्यान है जिस तरीके से सर्वाइकल कैंसर वाली जो वैक्सीन है उसका प्रावधान रखा गया था, तो ये तो अच्छे कदम है। लेकिन वही स्वास्थ्य के बजट को लेकर भी सवाल है कि साहब वो भी घटा दिया। देखिए स्वास्थ्य के बजट में क्या है कि पहले बीच में अगर स्वास्थ्य का बजट आप देखेंगे, हाँ जी, उसमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा था क्योंकि वो पीरियड कोविड वाला पीरियड था, हाँ, जिसमें हमें उस समय इन्फ्लक्स चाहिए था पैसे की, ओके, जिससे ऑक्सीजन जनरेटर समझ लीजिए या जो भी हो, पीपी किट हो, वो सारी चीजें उस समय तैयार होने की तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो चलते चलते सर इस बजट को लेकर आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, हाई पॉइंट इस बजट का? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस वेटेज जो दिया गया वो है जॉब क्रिएशन के ऊपर दिया गया है, नौकरी जनरेट हो, लोग खुद से एंटरप्रेन्योर बने और नौकरी तैयार हो। मुद्रा लोन बढ़ाया गया है, हाँ, तो मुद्रा लोन से तो नौकरी नहीं होगा, 20 लाख तक उसको बढ़ाया गया 10 लाख से, तो लोग नए एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मुद्रा लोन से नए व्यवसाय तैयार होंगे। सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, ये करीब करीबी सत्य है, लेकिन ये सब सभी सरकार, अगर हमारे जगह कांग्रेस की भी सरकार होती उसके लिए भी यही सत्य होती है, क्योंकि नहीं तो वेनेजुएला हो जाएगा आपका देश। उस समय हुगो सावेज ने जो वहां पे किया। बहुत शुक्रिया सुकांत दादा एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। बहुत कम नेता, इतने नेताओं से आपने देखा है, मैं बात करती हूँ, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो बेबाकी से आपको बताएं कि जिंदगी में सब कुछ काले और सफेद में नहीं होता, बहुत कुछ ग्रे एरिया होता है, और उस ग्रे एरिया को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर इस बजट की रियलिटी सुकांतो जी जो है वो दर्शकों के सामने रख रहे थे। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के मंच पर एक और खास मेहमान आगे